नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज 25 जनवरी 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन और क्यूरियसली फॉरएवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता कि फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आज की पहली आइटम जो हमारे टेबल के ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के साथ जुड़ी हुई बात है एंड इट्स अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। खास करके जो लेबर रेगुलेशन है, लेबर के साथ जुड़े हुए जो लॉज हैं उसमें सरकार बड़े अपग्रेड्स करना चाहती है। सरकार इसको और ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहती है और ज़्यादा ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ मैचअप करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम कहते हैं बिग जायंट्स, ये हमारे देश में आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर स्थापित करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सेक्टर में या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन जो है तो उसमें भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाए। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि कैसे वियतनाम में और कैसे चाइना में जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर 20,000, 40,000, 50,000 लोग काम करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में भी इतने बड़े यूनिट्स स्थापित किए जाए ये ग्लोबल कंपनीज़ के द्वारा कि एक यूनिट में 40,000 से लेकर 1,00,000 जितने लोग जो हैं वो एक ही फैक्ट्री में, एक ही यूनिट में काम कर पाए। तो इसके लिए हमें हमारे लेबर लॉज को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लेबर लॉज जो हैं उनको काफ़ी ड्रैकोनियन माना जाता है, यानी कि काफ़ी एक पुरानी विचारधारा वाले हैं। आज के ज़माने के साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं या फिर अप टू डेट नहीं है। ये बात बहुत सारी जगहों पर बताई जा रही है और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक ब्रांच, अगर आप कहें, एक विंग कहें, तो इट इज़ दिस आईटी हार्डवेयर एज वेल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। तो इस हार्डवेयर सेक्टर के, आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए भी एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कुछ बदलाव करने की बात भारत सरकार ने इंडिकेट की है। और इसमें हम बदलाव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर में भी हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे देश में सेटअप हों। टू रैम्प अप ओवरऑल लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय ओवर 4 times to 300 billion बाय फाइनेंशियल ईयर 26, इंक्लूडिंग 10-fold जंप इन एक्सपोर्ट्स। अभी फ़िलहाल जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इसको हम 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ करके लगभग $300 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो हमारा एक्सपोर्ट है ये फ़िलहाल $10.6 बिलियन जितना हमने एक्सपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 21 में, इसको इंक्रीज़ करके हम $120 बिलियन की आइटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट करने का टारगेट जो है वो सरकार ने रखा है। और इसके लिए वी नीड चेंजेस इन लेबर लॉज, रेगुलेटरी, हाउसिंग लॉज, राइट, इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ जुड़े हुए इश्यूज। हाउसिंग का फॉर एग्जांपल बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसिंग, जो फैक्ट्रीज हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके हाउसिंग की अगर बात करें तो फिलहाल जो हमारा करंट लेबर लॉ है, इस लेबर लॉ के मुताबिक अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ पर आप अपने मजदूरों के लिए रहने की जो फैसिलिटी है वो क्रिएट नहीं कर सकते। अब चाइना जो है उसमें ऐसा है कि चाइना में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं तो उसमें 4 लाख लोग काम करते हैं और उनकी रहने की फैसिलिटी जो है वो उसी यूनिट में होती है कि ये रही आपकी फैक्ट्री और फिर उसी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में, ये टोटल प्रीमाइस है तो यहाँ पर ही आपके रेसिडेंशियल एरियाज़ होगा और यहाँ पर ही तो मज़दूरों को वैसे ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ही छोटा सा शॉपिंग मॉल होगा, यहाँ पर ही उनको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रकार का आप समझ लीजिए 4 लाख, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाउन ही है, पूरा एक छोटा सा टाउन ही उन्होंने क्रिएट कर लिया कि इंडस्ट्री ने। तो ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, ये कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बच जाएगी। तो ये फैसिलिटीज़ चाइना में अलाउड है, हमारे देश में ये सारे इस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अभी लेबर लॉज के मुताबिक और हाउसिंग जो लॉज हैं लेबर लॉ के साथ जुड़े हुए तो उसमें ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो इनमें भी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर सरकार जो है वो विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा मेटी और ICEA का एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ हैं
चाइना और वियतनाम के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, खर्च जो है वो ज़्यादा होने की वजह से या फिर चीज़ें इतनी एफिशिएंट ना होने की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो बताई है वो है बिल्ड एन अर्ली स्टेज कंपोनेंट इकोसिस्टम, के कंपोनेंट इकोसिस्टम जो है इसको रोबस्ट और थरो बनाने की आवश्यकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो। हमारे देश में कुछ एरियाज़ में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। तो कोर्ट्स और उनकी प्रोसेस इतनी धीरे चल रही है हमारे देश में, इसकी वजह से ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कुछ चीज़ों में परमिशन और ये सारी चीज़ें फटाफट हो जाती है, लेकिन अगर कोई इश्यू आता है तो फिर उनको सॉल्व करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। 5 साल 10 साल के लिए केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज़ में हमें काम करने की आवश्यकता है। एड्रेस लेगेसी इश्यू ऑफ टैक्स एंड इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन कंपोनेंट्स। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो फाइनल आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरी चीज़ लेगेसी इश्यू ऑफ टैक्स। हमारे देश में ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हमने लगाए हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो। और टाइम टू टाइम जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी होती है कि आज सरकार ने कोई लॉ बनाया फिर कुछ सालों के बाद उसको चेंज कर दिया, तो ऐसी अनइवन सिचुएशन में कंपनीज जो हैं वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती। उनको लॉन्ग अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करके जो चलना होता है तो वो ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में वो नहीं कर सकते। उसकी वजह से वो फिर ऐसे देशों में इन्वेस्ट करने से फिर कतराते हैं और फिर वियतनाम और चाइना जैसे देशों में वो इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो ये कुछ बदलाव जो है वो हमें करने की आवश्यकता है, ऐसा मेटी ICEA का रिपोर्ट कहता है। डियर फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करें। चेकआउट क्यूरियसली फॉरएवर, ये एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मोटिवेशनल कोट्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ऑयल इंपोर्ट बिल की बात करें तो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है इस फाइनेंशियल ईयर ये लगभग डबल हो चुका है, और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न जो है दैट इज़ सर्जिंग प्राइसेस। फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया है फिच ने, FITCH, फिच रेटिंग जो है इनका एक रिपोर्ट आया है और कहा है कि फ्यूल डिमांड जो है ये रिकवरी मोड पर है। और क्यों ना हो, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर हर किसी की कार, हर किसी का मोटरसाइकिल घर पे ही पार्क था, बड़े ट्रक्स भी घर पे पार्क थे। इनफैक्ट योर एयरक्राफ्ट और आपके बड़े जहाज़ और आपकी ट्रेन्स और सारी चीज़ें जो थी वो बंद थी। तो उस टाइम पर फ्यूल जो है उसका प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी। अब फ्यूल के प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई एक बात यह है कि आप ये कोई जो पानी की जो मोटर होती है, पानी निकालने की मोटर, जैसे आप स्विच ऑन करते तो पानी स्टार्ट होता है और स्विच बंद करते तो बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। फ्यूल जो है उसको निकालने की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और एक बार ये स्टार्ट हो गई तो इसको बंद करना जो है ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कॉस्टली है, और बंद करके फिर से स्टार्ट करना इट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंजिंग थिंग। तो सही यही रहता है कि भले ही डिमांड ना हो, फ्यूल जो है उसका जनरेशन चलता रहे और उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन पूरा बंद करना जो है वो वायबल नहीं रहता। तो फिर जितना स्टोरेज हो सकता है वो स्टोरेज किया जाता है, और बाकी फिर आपको फ्री में भी दिया जा सकता है और सामने से पैसे दिए जाएंगे कि आप इतना फ्यूल लेकर जाइए तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन भी लॉकडाउन के टाइम पर आ गई थी। तो फ्यूल का सप्लाई जो है वो तो चलता रहा था और डिमांड कम थी, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। लेकिन अब फ्यूल की डिमांड जो है वो वापस इंक्रीज़ होने लगी है, क्योंकि अनलॉकिंग की प्रोसेस जो है वो दुनिया भर में हो चुकी है। इसके अलावा हमारे देश की बात करें तो गैस का जो इंपोर्ट है इसका कॉस्ट भी 61% इंक्रीज़ हुआ है। भारत ने, आप देखिए यहाँ पर आंकड़ा कि इंडिया पेड 82.4 बिलियन फॉर द क्रूड ऑयल इट इंपोर्टेड इन द 9 months थ्रू December 2021, a 108% jump over 39.6 billion paid over the same period in 2020. 2020 में जो 9 महीने थे, 9 महीनों में हमने कितना पैसा पे किया था फ्यूल का, 39.6, और सेम पीरियड में 2021 में हमने 82.4 बिलियन डॉलर्स पे किया। 108% का जंप देखने को मिला। The bill for 9 months has already eclipsed the entire year's import spending of
6 बिलियन इन 2020-2021। पूरे साल जो था 2020-2021, इसमें हमने 62.2 बिलियन वर्थ का ऑयल इंपोर्ट किया था, फ्यूल इंपोर्ट किया था, और अब देखिए सिर्फ 9 महीनों में हमने 82.4 पे किया है। एट द करंट पेस दिस ईयर्स इंपोर्ट स्पेंडिंग वुड इजीली सरपास 101.4, जो 2019-20 का जो बिल था उसको हम क्रॉस कर जाएंगे, और 2018-19 का जो बिल था $112 बिलियन, ये भी इसको भी शायद हम क्रॉस कर जाएंगे। ऑयल की प्राइस जो है ये पर बैरल कुछ $88 पर बैरल चल रही है, ये 36% ज़्यादा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एक मेन रीज़न है। वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन रशिया एंड यूक्रेन। आज सुबह ही हमने जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस है उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और कुछ दिनों पहले हमने उसी सीरीज़ में डिस्कस किया था कि कैसे जो ये जो हाउथी रेबल्स हैं, यमन वाला जो पूरा इश्यू डिस्कस किया था, तो उसके उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि कैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की इम्पैक्ट जो हैं वो हमारे देश के ऊपर होती हैं। राइट, एक इन्फोग्राफिक है ऑयल रॉयल, ये क्रूड ऑयल और अप्रैल दिसंबर 2020-2021 ये दोनों का कंपैरिजन है, और देखिए ग्रोथ यहाँ पर कितना ज़्यादा हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मार्केट शेयर डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर मर्जर्स। जब भी किसी दो कंपनीज के बीच में मर्जर होता है तो उस टाइम पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि ये देखा जाए कि इस मर्जर से मार्केट को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि कोई कंपनी जो है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो मोनोपोली स्टार्ट कर दे या फिर एक तरफी पूरी मार्केट हो जाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अब ये प्लान कर रही है कि जो मर्जर के टाइम पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसको लेस बर्डनसम किया जा सके। कहीं ना कहीं ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट देने की बात है, और होता यह है कि फ़िलहाल अगर कोई कंपनी मर्ज हो रही है और एंटिटी जो है वो 15% से ज़्यादा होती है तो एक फॉर्म 2 फिलअप करना पड़ता है, और फॉर्म 2 जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी डिटेल्स उसमें लिखनी पड़ती हैं, और इसमें 30 जितने क्वेश्चंस हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हर्डल क्रिएट करते हैं। फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और फिर से जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हटाने की बात है। अगर छोटा सा मर्जर है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो एक सिंपल है फॉर्म 1 है जो आप भर देंगे एंड देन यू कैन मूव अहेड। अब CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहती हैं कि जो दूसरे देशों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, उसमें बहुत ही कम डिटेल्स मांगी जाती हैं और फिर ग्रीन सिग्नल जो है वो ईजिली दिया जाता है। तो globally competition laws focus on queries that are relevant for merger firms and are deal focused. ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऐसा है कि जो मर्जिंग फर्म है उनकी डिटेल्स और पर्टिकुलर जो डील है उस डील के साथ जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और वो भी इजी टू आंसर टाइप ऑफ प्रश्न होते हैं। ग्रिलिंग या फिर रोस्ट नहीं की जाती कंपनीज को, यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इज अ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।